नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 22 जून के द हिंदू समाचार पत्र में आए कुछ महत्वपूर्ण समाचारों का विश्लेषण करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस अंक में हम किन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। आज के पेपर में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 को लेकर के एक न्यूज आया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। कोविड-19 के दौरान जिन परिवारों ने अपने कमाने वाले को खो दिया है, उनकी सहायता और सुरक्षा के ऊपर एक एडिटोरियल आया है, उसकी चर्चा करेंगे। भारत में गरीबों की स्थिति को लेकर के एक एडिटोरियल आया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आत्महत्या को अपराध की श्रेणी में रखा जाए या नहीं रखा जाए, इसको लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। भारत के संघीय ढांचे को लेकर के एक एडिटोरियल आज के समाचार पत्र में आया है, इस पर भी चर्चा करेंगे। और सबसे अंतिम में इन समाचारों को आधार बना करके मुख्य परीक्षा के अभ्यास प्रश्नों पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का समाचार विश्लेषण। आज के द हिंदू समाचार पत्र के पेज संख्या 1 पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आया है, जिसका शीर्षक है सुप्रीम कोर्ट 6 गवर्नमेंट डिसीजन ऑन एक्स ग्रेसिया पेमेंट। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार से पूछा गया है कि क्या सरकार ने कोविड-19 के दौरान जिन परिवारों ने अपने कमाने वाले को खो दिया है, उनकी सहायता के लिए जो सहायता राशि देने पर चर्चा हो रही थी, उसके ऊपर क्या डिसीजन लिया है। आइए समझ लेते हैं सबसे पहले इस मामले को, और फिर आईपीसी के सेक्शन 12 के ऊपर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सीनियर एडवोकेट एसबी उपाध्याय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया था, यानी कि एक अर्जी डाली गई थी, जिसमें कहा गया था कि चूंकि कोविड-19 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक महामारी घोषित हो चुका है, और यहाँ पर जिन लोगों ने इस महामारी के दौरान अपनी जान गंवाई है, और खास करके वे लोग जिन्होंने अपने कमाने वाले को खो दिया है, उसे सरकार को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 12 के तहत अनुग्रह राशि यानी कि सहायता राशि देनी चाहिए। और इसी को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा कि सरकार की इस पर क्या राय है, तो सरकार के द्वारा ये जवाब फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में कि सरकार जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के धारा 12 के तहत कोविड-19 के दौरान मारे गए लोगों को एक मुश्त सहायता राशि देने के पक्ष में नहीं है। और सरकार के इसी जवाब को आधार मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये पूछा है कि क्या सरकार ने सहायता राशि के ऊपर अपना फैसला ले लिया है या अभी भी उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया है, ये सरकार सुप्रीम कोर्ट को क्लियर करे। और यहाँ पर इस पूरे मामले में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन का जिक्र हुआ है, जिसे हम कह रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 12। तो आइए समझ लेते हैं कि आखिर ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का सेक्शन 12 क्या है, जिसके तहत कोविड-19 के दौरान जिन परिवारों ने अपने कमाने वाले को खोया है, उन्हें सहायता राशि की मांग की जा रही है। अगर हम बात करें आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 का, तो इस धारा का तीसरा पॉइंट में यह कहा गया है कि एक अधिसूचित आपदा के दौरान अपनी जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि यानी कि मुआवजे का प्रावधान होना चाहिए। और इसी प्रावधान के तहत गृह मंत्रालय के द्वारा 8 अप्रैल 2015 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई आपदा आती है इस देश में और उसमें जो लोग अपनी जान गंवाते हैं, उन लोगों को राज्य आपदा प्रक्रिया कोष और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत 4 लाख का भुगतान किया जाना चाहिए। हालांकि यह अधिसूचना 2015 से 20 की अवधि के लिए लागू थी। अब इसी को आधार बना करके सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला गया, अर्जी डाली गई, और कहा गया कि 14 मार्च 2020 को केंद्र सरकार के द्वारा कोविड-19 को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत एक आपदा घोषित कर दिया गया है। और उसी के आधार पर वे सारे व्यक्ति जिन्होंने इस आपदा में अपनी जान गंवाई है, चाहे वो फ्रंट लाइन कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, उन्हें जो है सरकार के द्वारा मुआवजा यानी कि सहायता राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। आपको पता ही होगा कि कोविड-19 के दौरान देश में लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है,
और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका डाली गई थी कि कोविड-19 के दौरान जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उन्हें सरकार के द्वारा सहायता राशि देना चाहिए। यहाँ पर सरकार के द्वारा कहा गया है कि 15वें वित्त आयोग के रिपोर्ट के आधार पर 2021 से 26 के लिए आपदा प्रबंधन के लिए धन का आवंटन पहले ही निर्धारित हो चुका है और अगर सरकार इन लोगों को सहायता राशि देती है तो यहाँ पर जो धन आवंटन किया गया है वो एक बार में ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि सरकार का कहना है कि आपदा प्रबंधन के लिए जो धन रखा गया है 2021 से 26 के लिए वो सारा का सारा धन समाप्त हो जाएगा अगर सरकार इन सभी लोगों को मुआवजा देती है तो। सरकार का कहना है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 के तहत जो मुआवजा की बात हो रही है वो एक तरीके से सिर्फ रिकमेंडेशन है। इसे मानना या ना मानना वो सरकार के ऊपर है और सरकार चाहती है कि इस पैसे का उपयोग कोविड-19 से बचाव में लगाया जाए। यहाँ पर सरकार का कहना है कि इस पैसे का उपयोग सरकार स्वास्थ्य ढांचे को ठीक करने में लगाने के लिए करना चाहती है, स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करना चाहती है। सरकार का कहना है कि कोविड-19 वो एक बार आने वाली राष्ट्रीय आपदा नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कोविड-19 के बहुत सारे लहर आती हैं। अभी अभी भारत में कोविड-19 का दूसरा लहर आया है और अब तीसरे और चौथे लहर की बात कही जा रही है और इसी को देखते हुए सरकार का कहना है कि सरकार इस पैसे का उपयोग भारत के हेल्थ सेक्टर को ठीक करने में लगाना चाहती है, ना कि कोविड-19 के दौरान जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उन्हें एक मुश्त राशि देने में लगाना चाहती है। तो इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर बातें कही गई हैं। लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन 12 को याद रखना है। मैंने यहाँ पर आपको आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 12 के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बताए हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी से जुड़ा हुआ एक एडिटोरियल आज के समाचार पत्र के पेज नंबर 6 में आया है, जिसे हम जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। यहाँ पर भी इस बात की चर्चा की गई है कि जिन परिवारों ने कोविड-19 में कमाने वालों को खो दिया है, सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे उन परिवारों को सुरक्षा मिल सके। और यहाँ पर वही सारी बातें कही गई हैं जिसकी चर्चा हमने पहले न्यूज में की है। यहाँ पर बताया जा रहा है इस एडिटोरियल में कि आपदा प्रबंधन के सेक्शन 12 के तहत जो सहायता राशि देने की बात कही जा रही है, उस सहायता राशि को सरकार के द्वारा उन परिवारों को जरूर देना चाहिए जिन्होंने कोविड-19 के दौरान अपने कमाने वाले को खो दिया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इस महामारी के दौरान अपने माता पिता को खो दिया है, उनकी देखभाल का जिम्मा भी सरकार को लेना चाहिए। और यहाँ पर इस एडिटोरियल में ये बताने का प्रयास किया गया है किस तरीके से आर्थिक सर्वेक्षण में भी भारत में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको लेकर के चिंता जाहिर की गई थी और कहा गया था कि भारत सरकार को अपने जीडीपी का कम से कम 2.5% से 3% तक सार्वजनिक स्वास्थ्य में खर्च करना चाहिए। आइए अब एक और एडिटोरियल पर चर्चा कर लेते हैं जो कि आज के द हिंदू समाचार पत्र के पेज नंबर 6 पर आया है, जिसका शीर्षक है द स्टेट ऑफ इंडियाज पुअर मस्ट बी एक्नॉलेज्ड। ये टॉपिक जीएस पेपर 2 गवर्नेंस और जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। तो आइए देख लेते हैं कि आखिर इस एडिटोरियल में कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस एडिटोरियल में भी कोविड-19 के कारण जो हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है, लोगों के जीवन स्तर को जो नुकसान हुआ है उसको लेकर के चर्चा किया गया है और कहा गया है कि अगर सरकार को अपनी इकोनॉमी को सही तरीके से पटरी पर लाना है, उसे ठीक करना है, तो सरकार को सबसे पहले ये समझना होगा कि भारत में लोगों की स्थिति क्या है। यहाँ पर बात हो रही है गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले लोगों के बारे में। इस एडिटोरियल में लेखक के द्वारा यह समझाने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से अगर भारत को ये पता नहीं होगा कि उसके देश में लोगों का जीवन स्तर किस हद तक कोविड-19 के दौरान प्रभावित हुआ है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो भारत अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए सही तरीके से नीति नहीं बना पाएगा। और सही तरीके की नीति बनाने के लिए सरकार को यह स्वीकार करना होगा कि भारत में गरीबों की स्थिति क्या है।
भारत में गरीबी की स्थिति को समझाने के लिए यहाँ पर 2-3 एग्जाम्पल दिए गए हैं लेखक के द्वारा, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन सी यहाँ पर बातें कही गई हैं। यहाँ पर 2013 में किए गए एक सर्वेक्षण का जिक्र किया गया है, जिसमें भारत को 131 देशों में 99 स्थान पर रखा गया था और इसमें कहा गया कि भारत की वार्षिक औसत आय $616 है, जो कि ब्रिक्स देशों में सबसे कम था और इसके कारण भारत को निम्न मध्य आय वाले देश के वर्ग में रखा गया। यहाँ पर 3 और महत्वपूर्ण डेटा दिया गया है एडिटोरियल के लेखक के द्वारा और कहा गया है कि अगर भारत को ऊपर उठना है तो उसे भारत के गरीबों की स्थिति को स्वीकार करने की आवश्यकता है। यहाँ पर कहा गया है कि 1972-73 के बाद पहली बार 2017-18 में प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय में गिरावट आई है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को जो है गंभीर भूख की श्रेणी में रखा गया है। इसके अलावा हाल ही में संपन्न राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, जिसे हम NFHS 5 का नाम देते हैं, उसमें भी चिंता जाहिर की गई और वहां पर कहा गया कि भारत में कुपोषण, शिशु मृत्यु दर और मातृ स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी कमियां हैं और इसको लेकर के वहां पर चिंता भी जाहिर की गई। यहां पर इन 3 बातों से जाहिर हो जाता है कि भारत में गरीबों की स्थिति अच्छी नहीं है और उनकी संख्या भी बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर इस साल के शुरुआत में एक आंकड़ा आया जिसमें कहा गया कि बांग्लादेश की औसत आय भी भारत से अब बेहतर हो चुकी है, उसका भी जिक्र किया गया है। यहाँ पर इस बात को ही बताया गया है कि 2019 में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक में यह बताया गया था कि भारत ने 2006 से 2016 के बीच 271 मिलियन नागरिकों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है, लेकिन इसके बाद से जो भी रिपोर्ट आए हैं उसमें यह दर्शाया गया है कि भारत में गरीबी बढ़ रही है। यहाँ पर मार्च में विश्व बैंक के एक आंकड़े का जिक्र किया गया है जिसमें यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में गरीबों की संख्या प्रतिदिन $2 की आय के आधार पर 60 मिलियन से दुगनी से भी अधिक हो गई है। यानी कि भारत में लगभग 134 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि विश्व बैंक के द्वारा निर्धारित प्रतिदिन $2 की आय के आधार पर भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। आप सभी जानते होंगे कि गरीबी रेखा के लिए विश्व बैंक के द्वारा प्रतिदिन $2 की आय का आधार रखा गया है और यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन $2 से कम कमाता है तो वो गरीबी रेखा से नीचे है और इसी के आधार पर विश्व बैंक ने कहा है कि भारत में गरीबों की संख्या 134 मिलियन से ज्यादा हो गई है। अगर हम 2020 की बात करें तो कोविड-19 के दौरान जो भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ उसके कारण यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि 2020 में भारत ने वैश्विक गरीबों की वृद्धि में 57.3% का योगदान दिया है। यानी कि जो कोविड-19 के दौरान 2020 में जो पूरी दुनिया में गरीबी बढ़ी उसमें सबसे ज्यादा योगदान भारत का है और वो प्रतिशत है 57.3%। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि स्वतंत्रता के बाद जो पहले 25 वर्ष में ये देखा गया कि गरीबी में वृद्धि हुई थी। यानी कि 1951 से 1974 तक गरीबों की आबादी जो है वह 47% से बढ़कर के 56% हो गई थी और उसके बाद यहाँ पर 45 वर्ष के बाद फिर से यह देखा जा रहा है कि भारत में जो गरीबों की संख्या है उसमें वृद्धि हुई है। इस एडिटोरियल में पॉवर्टी लाइन डिबेट इस शीर्षक के अंदर तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी की चर्चा हुई है जो कि भारत में गरीबी रेखा को तय करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर 2004 में असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग के अध्यक्ष के रूप में स्वर्गीय अर्जुन सेन गुप्ता के रिपोर्ट की चर्चा की गई है और यहाँ पर कहा गया था कि इस रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकला था कि भारत में अभी भी 836 मिलियन भारतीय अभी भी हाशिए पर हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा है और अगर हम प्रतिशत की बात करें तो ये लगभग 77% होता है। यानी कि तेंदुलकर कमेटी जिसने भारत में जो गरीबों की संख्या लगभग
25.7% बताई थी, और सी रंगराजन कमेटी जिन्होंने भारत में गरीबी की नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 29.6% बताया था, ये उससे कहीं ज्यादा है। यहाँ पर अर्जुन सेन गुप्ता ने यह निष्कर्ष निकाला था कि लगभग 77% लोग भारत में ऐसे हैं जो कि अभी भी हाशिए पर हैं और उनका जीवन स्तर को ऊपर उठाने की जरूरत है। और उन्हीं के रिपोर्ट को आधार बना करके असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम को बनाया गया, उसे अधिनियमित किया गया। और अगर हम इस रिपोर्ट को मानते हैं तो यहाँ पर देखा जाएगा कि भारत में एक बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो कि गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। और इसी एडिटोरियल में ब्रेड लाइन का जिक्र किया गया है, और ये ब्रेड लाइन की उत्पत्ति 1890 के संयुक्त राज्य अमेरिका में आए जो आर्थिक मंदी है उसके कारण हुआ था। 1890 में जब अमेरिका में आर्थिक मंदी आई थी तो उसके बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए थे, खाने पीने की किल्लत हो गई थी, लोगों के पास खाना खरीदने के लिए पैसा तक नहीं था। और वहां पर न्यूयॉर्क के रेस्टोरेंट के द्वारा अपने रेस्टोरेंट को खोल दिया गया लोगों को खाना देने के लिए। और वहां पर देखा गया कि वे रेस्टोरेंट जो कि लोगों को खाना दे रहे हैं, उन रेस्टोरेंट के आगे लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं, जिसे हम ब्रेड लाइन के नाम से जानते हैं। यानी कि ये लाइन ये बताती थी कि अमेरिका में आर्थिक मंदी का असर लोगों पर कैसे हुआ है और वहां पर किस तरीके से बहुत ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। और उसी को यहां पर समझाने का प्रयास किया गया है कि भारत में भी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जो प्रतिशत है वो बहुत ही ज्यादा हो चुकी है। खास करके इस कोविड-19 के दौरान बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो कि मध्य वर्ग में थे, लेकिन वो कोई काम काज नहीं होने के कारण गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं। और इसी को यहां पर समझाने का प्रयास किया गया है कि अगर सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना है तो सरकार को यह समझने का जरूरत है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है, और उसके आधार पर सरकार अगर अपनी नीति बनाती है तो यहां पर इन लोगों को भी फायदा होगा और देश की अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा यहां पर दिया गया है जिसे कि आपको ध्यान में रखना है। आइए अब एक और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की यहां पर चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 में एक एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक है अ केस टू डीक्रिमिनलाइज सुसाइड, और ये एडिटोरियल जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर बात हो रही है सुसाइड की, और खास करके यहाँ पर यह बात उठाने का प्रयास किया गया है लेखक के द्वारा कि क्या सुसाइड को अपराध माना जाए या इसे अपराध की श्रेणी से बाहर रखा जाए। यहाँ पर आईपीसी की धारा 309 का जिक्र किया गया है और इसी धारा के तहत सुसाइड को एक अपराध माना गया है। यहाँ पर इस एडिटोरियल में भारत में जो सुसाइड के केसेस हैं उसको लेकर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा दिया गया है। सबसे पहले उसको देख लेते हैं और फिर इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर भारत में सुसाइड को अपराध माना जाए या नहीं। यहाँ पर कहा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा यह बताया गया है कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में भारत में आत्महत्या की दर सबसे अधिक है। और अगर हम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की बात को माने तो यहाँ पर कहा गया है कि भारत में 2018 में आत्महत्या के कुल 1,34,516 मामले दर्ज किए गए। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि 2017 में आत्महत्या की दर 9.9% थी, जो कि 2018 में बढ़कर के 10.2 हो गई। यानी कि भारत में आत्महत्या करने वालों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। और यहाँ पर लेखक के द्वारा ये कहा गया है कि भारत में सुसाइड के केस इसीलिए इतने ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे हैं। उनका मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, बहुत तरह के सामाजिक दबाव उन पर आते हैं, और यही कारण है कि भारत में आत्महत्या की जो दर है वो काफी ज्यादा है। लेकिन आईपीसी के सेक्शन 309 के तहत भारत में आत्महत्या को अपराध माना जाता है।
अगर हम भारतीय दंड संहिता की धारा 309 की बात करें तो यहाँ पर कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है और अगर वो बच जाता है तो उस पर आईपीसी की धारा 309 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए, जो कि आत्महत्या करने के प्रयास से संबंधित होगा। और धारा में ये लिखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा प्रयास करता है तो उसे इस धारा के तहत साधारण कारावास से दंडित किया जा सकता है, जो कि 1 वर्ष तक बढ़ाया भी जा सकता है। यहाँ पर जुर्माने की व्यवस्था की गई है और बहुत सारे केसेस में कारावास के साथ साथ जुर्माना भी जोड़ दिया जाता है। अगर हम इस धारा की बात करें, यानी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 की बात करें, तो 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों के द्वारा इस धारा को भारत में लागू किया गया था। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ब्रिटिश संसद ने खुद 1961 में सुसाइड एक्ट के माध्यम से आत्महत्या के प्रयासों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, जबकि भारत में धारा 309 जो कि अंग्रेजों के द्वारा ही भारत में लागू किया गया था, उसे जो है अभी तक निरस्त नहीं किया गया। इसको निरस्त करने के लिए एक विधेयक पहली बार 1972 में राज्यसभा में पेश किया गया था, लेकिन यह लोकसभा में पारित नहीं हो पाया क्योंकि उस समय तक सदन भंग हो गई थी। यानी कि धारा 309 को आईपीसी से हटाने का जो प्रयास किया गया 1972 में, वो पूरा नहीं हो पाया। भारत में सुसाइड को अपराध माना जाए या ना माना जाए, इसको लेकर के जो राय है वो बटी हुई है। कुछ लोग इस प्रावधान का समर्थन करते हैं कि आत्महत्या एक अपराध है और कुछ लोग इस प्रावधान का विरोध करते हैं। जो लोग इस प्रावधान के समर्थन में बातें करते हैं वे आमतौर पर जियान कौरवी वर्सेस पंजाब राज्य केस जो कि 1996 में हुआ था, उसके निर्णय का हवाला देते हैं, जहां पर अदालत ने कहा था कि जीवन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित एक प्राकृतिक अधिकार है, लेकिन आत्महत्या एक अप्राकृतिक कार्य है जिसमें जानबूझकर जीवन को समाप्त किया जाता है और इसीलिए आत्महत्या जीवन के अधिकार के अवधारणा के साथ असंगत है और इसीलिए इसे अपराध माना जाना चाहिए। आगे चल करके अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ जो कि 2011 का केस है, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने पहले के फैसले का समर्थन किया, यानी कि जियान कौरबी वर्सेस पंजाब राज्य जो कि 1996 में हुआ था, उसमें जो निर्णय लिया गया था उसे फिर से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समर्थन दिया गया। तो इन केसेस को आप याद रखेंगे। दूसरी ओर जो लोग आत्महत्या को अपराध नहीं मानते, उनके द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र किया जाता है और वो केस है मारुति श्रीपति दुब्बल बनाम महाराष्ट्र राज्य जो कि 1986 में हुआ था। और इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा धारा 309 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि मानसिक विकारों के कारण आत्महत्या का प्रयास करने वालों को मानसिक उपचार की आवश्यकता होती है, ना कि जेल की कोठरियों में कैद करने की। कोर्ट के इस विचार को चेन्ना जगदीश्वर बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और पी रथिनम बनाम भारत संघ 1994 के केस में भी सही ठहराया गया और जहां पर अदालत ने माना कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है और इसके कारण असंवैधानिक है। लेकिन अभी भी धारा 309 आईपीसी में बना हुआ है और इसे अभी तक हटाया नहीं गया है। आईपीसी की धारा 309 के उपयोग के दायरे को कम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 जो जुलाई 2018 में लागू हुआ, उसे लागू किया गया और इसमें कहा गया कि धारा 309 का उपयोग केवल एक अपवाद के रूप में किया जाएगा। यहाँ पर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम की धारा 115 का जिक्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके पहले भाग में ये कहा गया है कि आईपीसी की धारा 309 के तहत किसी भी आत्महत्या के प्रयास में कोई भी सजा तब तक नहीं होगी जब तक ये प्रूफ नहीं हो जाता कि वो व्यक्ति गंभीर तनाव से ग्रसित नहीं है।
यानी कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर तनाव में है और उसके कारण उसने आत्महत्या का प्रयास किया है, तो यहां पर उस पर आईपीसी की धारा 309 के तहत कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन कोई व्यक्ति जानबूझ करके आत्महत्या का प्रयास करता है तो ऐसे केस में धारा 309 के तहत उसके इस प्रयास को अपराध माना जा सकता है। यहां पर धारा 115 का जो दूसरा भाग है वो ये कहता है कि ये सरकार का कर्तव्य है कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर तनाव के कारण आत्महत्या का प्रयास करता है तो सरकार उसकी देखभाल करे, उसके उपचार और पुनर्वास का ख्याल रखे, जिसके कारण वो व्यक्ति दोबारा से आत्महत्या का प्रयास नहीं करे। तो यहां पर मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 ने धारा 309 के उपयोग को काफी कम कर दिया है, लेकिन अभी भी ये धारा जो है आईपीसी में है और इसी को लेकर के लोगों के द्वारा कहा जाता है कि क्यों ना धारा 309 को आईपीसी से हटा दिया जाए। और यहां पर एक तरीके से वैज्ञानिक आधार बनाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति गंभीर तनाव में है, वो किसी कारण से हो सकता है, तो उस व्यक्ति को अपराधी मान करके उस पर मुकदमा चलाने से ज्यादा बेहतर है कि सरकार उसके तनाव को कम करने का प्रयास करे। और इसी को लेकर के ये पूरा का पूरा एडिटोरियल लिखा गया है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। बहुत सारी धाराओं का यहाँ पर मैंने जिक्र किया है, उन सभी धाराओं को आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए अब एक और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। आज के पेपर के पेज नंबर 7 में एक एडिटोरियल आया है जिसका शीर्षक है टुवार्ड्स अ मोर फेडरल स्ट्रक्चर, और ये टॉपिक जीएस पेपर 2 पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। और यहां पर चर्चा हो रही है भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघीय ढांचे की। और यहां पर कहा गया है कि अगर राज्यों को सीधे टैक्स लेने का अधिकार दे दिया जाए तो ये अधिकार राज्यों को केंद्र सरकार पर जो उनकी निर्भरता है उसको कम करने में मददगार साबित होगा। इस एडिटोरियल में भारत में राजस्व वितरण को लेकर के चर्चा की गई है और यहां पर खास करके चर्चा की गई है इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स की। आप सभी जानते हैं कि भारत में जो डायरेक्ट टैक्स है यानी कि प्रत्यक्ष कर है वो केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है, यानी कि जो इनकम टैक्स है और कॉर्पोरेट टैक्स है वो सीधे केंद्र सरकार को जाता है। जबकि अगर हम अमेरिका की बात करें तो वहां पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स लेने का अधिकार है। यही हाल स्विट्जरलैंड का भी है और दुनिया के कुछ अन्य देश ऐसे हैं जहां पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के द्वारा डायरेक्ट टैक्स लिया जाता है। लेकिन भारत में प्रत्यक्ष कर पूरी तरीके से केंद्र सरकार के पास जाते हैं और केंद्र सरकार अपने सकल कर राजस्व का 41% राज्य सरकारों को वितरित करती है। ये जो 41% है वो पहले 42% था, लेकिन जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश में गठन होने के बाद इसे जो है 1% घटा दिया गया और वो हो गया आपका 41%। यानी कि जो भी डायरेक्ट टैक्स से सरकार को कमाई होती है उसका लगभग 41% केंद्र सरकार को राज्यों को वितरित करना पड़ता है। जबकि अगर हम यूएस की बात करें तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार है यानी कि जो संघीय सरकार है वो अपने राजस्व का लगभग 15% वितरित करती है राज्यों को। एक तरीके से ये जो परसेंटेज है वो ये बता रहा है किस तरीके से जो राज्य हैं वो केंद्र के ऊपर पैसों के लिए निर्भर हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि आमतौर पर केंद्र सरकार ये जो 40% का लक्ष्य है उसे भी पूरा नहीं करती। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न वस्तुओं पर उपकर जोड़ा जाता है यानी कि सेस जोड़ा जाता है और इससे जो होने वाली कमाई है उसे राज्य सरकारों के साथ नहीं बांटा जाता। यहाँ पर एक डेटा दिया गया जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने उपकर के कारण लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए, लेकिन इन रुपयों में से एक भी रुपया जो है राज्य सरकारों को साझा नहीं किया गया है। कहने का आशय यह है कि पैसे के लिए जो है राज्य वो केंद्र सरकार पर बहुत ही ज्यादा निर्भर है, जो कि भारत के संघीय व्यवस्था को कमजोर कर रहा है। यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर चर्चा की गई है लेखक के द्वारा और कहा गया है कि अखिल भारतीय स्तर पर राज्य अपने कुल राजस्व का 26% केंद्र सरकार से प्राप्त करते हैं और जो गरीब राज्य हैं वो लगभग 50% तक केंद्र सरकार से प्राप्त करते हैं, जिसके कारण
जो राज्य हैं वो केंद्र पर और अधिक निर्भर हो जाते हैं। और यही कारण है कि केंद्र सरकार के द्वारा, खास करके केंद्र में बैठी सत्तारूढ़ दल के द्वारा इसका लाभ उठाया जाता है। और इस एडिटोरियल में लेखक के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का प्रयास किया गया है, और वो है क्षेत्रीय असमानता। यहाँ पर कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका और अगर हम तमिलनाडु और गुजरात को एक साथ जोड़ दें तो लगभग ये जो क्षेत्र हैं वो पूरे राजस्व का 72% का योगदान करते हैं। यानी कि अकेले इन राज्यों के द्वारा, जिसमें महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात शामिल है, वे लगभग 72% का योगदान करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश, जिसकी आबादी बहुत बड़ी है और जो केवल राजस्व में 3.12% का योगदान करता है, उसे जो है पूरे पैसे में से, पूरे राजस्व में से 17% से अधिक प्राप्त होता है। आप सभी जानते हैं कि जब फाइनेंस कमीशन के द्वारा यह तय किया जाता है कि केंद्र सरकार अपने राजस्व का कितना प्रतिशत राज्यों को देगा, तो वहां पर जनसंख्या और गरीबी के स्तर को सामने रखा जाता है और उसी के आधार पर यह तय किया जाता है कितना प्रतिशत हिस्सा किस राज्य को जाएगा। तो यहाँ पर महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका, तमिलनाडु और गुजरात के द्वारा राजस्व की वसूली में सबसे ज्यादा योगदान दिया जाता है, लेकिन इन्हें जो है सबसे ज्यादा राजस्व प्राप्त नहीं होता। यहाँ पर जो भारत के वे राज्य जो काफी गरीब हैं, जिनकी आबादी बहुत ही ज्यादा है, उन्हें जो है राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया जाता है और यहाँ पर इसी को क्षेत्रीय असमानता का दर्जा दिया गया है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इसके कारण दक्षिण भारत में जो राज्य हैं वो खुश नहीं रहते, क्योंकि इन राज्यों को लगता है कि राजस्व में इनके द्वारा बहुत ज़्यादा योगदान दिया जाता है, लेकिन जब मिलने की बारी आती है तो इन्हें जो है बहुत ही कम मिलता है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि दक्षिण में जनसंख्या का वृद्धि दर 0 के करीब आ गया है, जबकि मध्य और उत्तर भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और इसीलिए दक्षिण से उत्तर तक क्रॉस सब्सिडी और बढ़ेगी। क्रॉस सब्सिडी का मतलब है कि दक्षिण के राज्यों के द्वारा राजस्व में बहुत ही ज्यादा योगदान दिया जाएगा, लेकिन उस योगदान का बहुत ही कम हिस्सा इन राज्यों को मिलेगा। अधिकतर हिस्सा जो है उन राज्यों को चला जाएगा जहां पर अभी भी जनसंख्या बढ़ रही है और जहां पर अभी भी गरीबी का स्तर बहुत ही ज्यादा है। यहां पर इस एडिटोरियल के अंतिम भाग में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार को ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे राज्यों को अधिक से अधिक आर्थिक शक्ति प्रदान किया जा सके, ताकि वे सीधे टैक्स ले सकें और उनकी जो निर्भरता है केंद्र सरकार पर वो कम की जा सके। और इस फैसले से केंद्र और राज्यों के संबंधों में भी सुधार होगा। तो इसी को लेकर के एडिटोरियल है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें उठाने का प्रयास किया गया है इस एडिटोरियल के लेखक के द्वारा। इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आइए अब मुख्य परीक्षा के कुछ अभ्यास प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है कि अगर अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो गरीबों की संख्या की गिनती सावधानी से करनी होगी, इस कथन का विश्लेषण करें। तो इस पर हमने बहुत खुलकर चर्चा की है। और यहाँ पर जब आप उत्तर की संरचना करेंगे तो भूमिका में कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है और उसका असर भारत के लोगों पर किस तरीके से हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। इसके असर को सही तरीके से जान लेती है तो वो अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए सही नीति बना सकती है। यहाँ पर मुख्य भाग में आप भारत में गरीबों की संख्या, उनकी स्थिति को लेकर के जो भी रिपोर्ट आए हैं उन सब का यहाँ पर जिक्र कर सकते हैं और अपने बात को समझाने का प्रयास कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आत्महत्या को अपराध की श्रेणी से बाहर कर देना चाहिए, इस कथन का मूल्यांकन करते हुए अपने विचार रखें। तो इस पर भी हमने खुलकर चर्चा की है। और यहाँ पर जब आप उत्तर की संरचना करेंगे तो भूमिका में आप भारत की स्थिति आत्महत्या को लेकर के विश्व में क्या है उस पर आप प्रकाश डालेंगे। और मुख्य भाग में जो न्यायालयों के द्वारा आदेश दिए गए हैं, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उन सभी का जिक्र करते हुए अपनी राय को रखने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं कि आपको आज का यह समाचार विश्लेषण अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें
और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं समाचार विश्लेषण के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।